बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने संसद का गठन और लोकसभा के बारे में पढ़ा था और संसद का जो दूसरा सदन है, जो उच्च सदन है, वह है राज्यसभा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा राज्य के औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना गया है। राज्यसभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभा न हो, वहां पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए एक विशेष निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। संविधान में इकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। राज्यसभा की जो रचना है उसकी पद्धति में 2003 में संसद द्वारा परिवर्तन किए गए। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि राज्यसभा के उम्मीदवार का नाम उस राज्य की मतदाता सूची में होना जरूरी है जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। अब व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता हो। दूसरा परिवर्तन यह किया गया कि गुप्त मतदान की व्यवस्था के कारण राज्यसभा के चुनाव में विधायक धन के प्रलोभन से प्रभावित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पाए गए। इस भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने के लिए राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था की गई। तो राज्यसभा जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संसद का और इसके जो सदस्य जो बनते हैं उनके लिए कुछ योग्यताओं का होना ज़रूरी है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का जो सदस्य बने उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, मानसिक रूप से विकृत न हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए। अनुच्छेद 102 के अनुसार संघ या राज्यों के मंत्री लाभ के पद नहीं समझे गए हैं तथा यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य ये योग्यताएं रखता है या नहीं, तो यह प्रश्न निर्णय के लिए राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा और राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय के आधार पर जो निर्णय देगा वह अंतिम होगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। यह इसलिए स्थायी है क्योंकि राष्ट्रपति से भंग नहीं कर सकता और पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यद्यपि 6 वर्ष है, परंतु उनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाएंगे और नए 1/3 सदस्य पद ग्रहण करेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं रह जाता तो उसका पद रिक्त हो जाता है। वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है अथवा सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि सभापति अनुपस्थित रहता है अथवा ऐसे समय में जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो,
राज्यसभा का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है तथा यदि कभी उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो तब राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि में से वेतन दिया जाएगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो सामान्यतः विधानमंडल के अध्यक्ष को प्राप्त रहते हैं, जैसे कि सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करना, कार्यप्रणाली संबंधी प्रश्न तय करना, वाद विवाद को सुसंगत बनाए रखना, विचाराधीन प्रश्न पर मतदान का परिणाम घोषित करना आदि। राज्यसभा की गणपूर्ति जो कोरम है वह अपनी सदस्य संख्या का 1/10 है। राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है। राज्यसभा के पास महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियां हैं। विधायी शक्तियों के अंतर्गत लोकसभा के साथ राज्यसभा विधि निर्माण का कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां दी गई है। अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है और पास होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में सभी महत्वपूर्ण जो विधेयक है वे लोकसभा में प्रस्तावित होते हैं, राज्यसभा में नहीं। और यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में कोई मतभेद हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं दोनों सदनों की। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 माह में दूसरे सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं और संयुक्त बैठक में विधेयक का जो निर्णय वह होता है वह बहुमत के आधार पर होता है। इस संबंध में भारत का संविधान का अनुच्छेद 108 व्याख्या करता है। इस तरह से जो औपचारिक दृष्टि से देखा जाए तो अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों सदन समान है, लेकिन वास्तव में लोकसभा महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति द्वारा यह कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श पे होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने के संबंध में लोकसभा के दृष्टिकोण को अधिक ध्यान में रखा जाता है। और संयुक्त बैठक में जो विधेयक का निर्णय जो होता है बहुमत के आधार पर होता है और लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होने के कारण लोकसभा की इच्छा के हिसाब से विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति होती है। कानूनी दृष्टि से अवित्तीय विधेयक जो है उस संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार है, लेकिन व्यवहार में राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करने में ज्यादा से ज्यादा 6 माह की देरी कर सकती है। संविधान संशोधन की बात की जाए तो इस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन का विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है और तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे में प्रस्ताव गिर जाएगा। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति भी प्राप्त है। वित्त विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा द्वारा स्वीकार होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जाएगा। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा को सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह सुझाव माने या नहीं। कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संसदीय शासन में मंत्रिपरिषद लोकप्रिय सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में भी हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, किंतु उन्हें
अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है। इन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है, जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है। जैसे कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, लोकसभा के साथ मिलकर राज्यसभा राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा से ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। 1 माह से अधिक की अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में केवल राज्यसभा से अनुमोदन आवश्यक है। राज्यसभा के पास 2 एक्सक्लूसिव पावर्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा करती है। इनका संबंध देश के संघीय ढांचे से है। आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास किए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है। राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे, तब तक संसद या भारत सरकार किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो स्पष्ट है एक बात यहाँ पर कि राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन बल्कि द्वितीय महत्व का सदन है। शक्तियों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो लोकसभा की तुलना में इनकी जो शक्तियां हैं राज्यसभा की वह कम है। वास्तव में संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन की भूमिका ही प्रदान की है। लेकिन फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि राज्यसभा की जो स्थिति है, राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही सदनों का अपने अपने स्थान पर अपना एक विशेष महत्व है और दोनों के जो पारस्परिक संबंध हैं वो भी जो सफलता देश की जो सफल जो शासन व्यवस्था है उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि दोनों ही एक दूसरे के सहायक सदन हैं।